क्या कोई यकीन करेगा अगर मैं कहूं कि 2014 में खुले एक साधारण जनधन बैंक खाते ने ये तय कर दिया था कि मतलब 2025 में एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन कैसे काम करेगी? अरे ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। कोई सीधा कनेक्शन दिखता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का स्रोत कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला है। हमारे सामने आज जो डेटा है वो केंद्र सरकार की 2014 से लेकर 2025 तक की लगभग सभी प्रमुख योजनाओं की एक बहुत ही लंबी और विस्तृत सूची है। हाँ, और जो लोग भी इन विषयों पर करीब से नजर रखते हैं, उन्हें तो अक्सर लगता होगा कि मतलब हर दूसरे दिन एक नई योजना आ रही है। कभी किसी योजना के नाम के आगे 2.0 लगा होता है, तो कभी कोई डिजिटल शब्द जुड़ जाता है। एकदम सही कहा आपने। ऐसा लगता है जैसे योजनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। हाँ, और अक्सर हम सब इन योजनाओं को अलग-अलग डिब्बों में रखकर देखते हैं। जैसे कि एक स्वास्थ्य की योजना हो गई, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई और एक किसानों के लिए हो गई। सही बात है। हम उन्हें जोड़कर नहीं देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस पूरी सूची को एक साथ रखकर इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो एक बहुत ही स्पष्ट और मैं कहूँगी एक बहुत ही गहरी कहानी उभर कर सामने आती है। ये सिर्फ अलग-अलग योजनाओं का कोई पुलिंदा नहीं है, ये पिछले 11 सालों की एक बहुत ही सोची समझी नीतिगत यात्रा का पूरा मास्टर प्लान है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हमारा मिशन आज इन योजनाओं के नाम या उनके लॉन्च होने की तारीखें रटना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी इंटरनेट पे पढ़ सकता है। एकदम। हम ये समझने वाले हैं कि इन नीतियों के पीछे का मैकेनिज्म या उनका विज्ञान असल में कैसे काम करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी एकदम बुनियादी पहल से शुरू होकर एकीकृत पेंशन योजना जैसी मतलब बेहद जटिल संरचनाओं तक का ये पूरा सफर कैसे आपस में एक धागे से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है ना? तो अगर हम सबसे पहले 2014 और 2015 के उस शुरुआती दौर पर गौर करें, तो सरकार का पूरा फोकस एक व्यवस्था की नींव बनाने पर दिखाई देता है। जैसे जनधन योजना हो गई, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है, वो ये है कि इस नींव को तैयार करने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? मतलब 2014 से पहले की स्थिति की थोड़ी कल्पना कीजिए। जहां तक मुझे याद है हालात काफी अलग थे। बिल्कुल। देश की एक बहुत बड़ी आबादी के पास तो बैंक खाता ही नहीं था। अब सोचिए, अगर सिस्टम को किसी गरीब व्यक्ति तक सीधे कोई आर्थिक मदद पहुंचानी हो तो क्या होता था? पैसा बीच में ही गायब हो जाता था। हाँ, बीच में नकद पैसा कई हाथों से गुजरता था और लीकेज की बहुत बड़ी समस्या थी। मतलब वो मशहूर कहावत है ना कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और नीचे जमीन तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। पहले किसी भी सब्सिडी या स्कॉलरशिप के लिए लोगों को मतलब महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। ठीक वही सबसे बड़ी समस्या थी। बिना वित्तीय समावेशन के यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बिना भविष्य की कोई भी आधुनिक योजना सीधे लोगों तक पहुंच ही नहीं सकती थी। जन धन योजना ने असल में वो पाइपलाइन बिछाने का काम किया। ये कोई आम योजना नहीं थी। मतलब ये पूरी अर्थव्यवस्था की प्लम्बिंग को एकदम जड़ से ठीक करने जैसा था। प्लम्बिंग को ठीक करना ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, और जब ये पाइपलाइन बिछ गई, बस तभी उसके ऊपर 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी चीजें एक ही दिन में लॉन्च की जा सकी। रुको, मुझे यहाँ एक शक है। जनधन को लेकर उस समय एक बड़ी आलोचना ये थी कि करोड़ों खाते तो खोल दिए गए, लेकिन शुरुआत में उनमें से ज्यादातर खाते खाली पड़े थे। हाँ, ये बहस तो खूब हुई थी। तो मतलब सिर्फ एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल देने से किसी गरीब आदमी की जिंदगी रातों रात कैसे बदल जाती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमारी उस पाइपलाइन वाले उदाहरण में ही छिपा है। आप खुद सोचिए, जब आप घर में पानी की नई पाइपलाइन बिछाते हैं तो क्या पहले दिन ही उसमें से पानी नहीं आने लगता है? नहीं, पहले तो ढांचा ही बनता है। एकदम सही। पहले पूरा ढांचा तैयार होता है। वो जीरो बैलेंस खाते उसी ढांचे का हिस्सा थे। सरकार का लक्ष्य पहले ही दिन उन खातों में पैसा भरना नहीं था। उनका लक्ष्य था लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के रडार पर लाना। अच्छा, मतलब उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाना। हाँ, एक बार जब वो लोग सिस्टम में आ गए, तब सरकार ने मुद्रा योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को लोन देना शुरू किया। उसी जनधन खाते की बदौलत 12 रुपए या 330 रुपए के मामूली प्रीमियम वाला माइक्रो इंश्योरेंस लागू करना तकनीकी रूप से संभव हो पाया। अब मुझे समझ आया। मतलब एक घर बन रहा था और उसकी नींव मजबूत हो रही थी। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम स्वच्छ भारत मिशन को देखें,
तो वो सिर्फ ईंट और सीमेंट से टॉयलेट बनाने के बारे में नहीं था। वो साफ सफाई को लेकर हमारी सदियों पुरानी आदतों और मानसिकता को बदलने का एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का प्रयोग था। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। और इसी तर्ज पर मेक इन इंडिया देश के भीतर उत्पादन क्षमता बढ़ाने का एक ढांचा तैयार कर रहा था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसी दौर में आया था। हाँ, वो बाल लिंगानुपात जैसी गहरी सामाजिक खाई को पाटने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। ये सभी योजनाएं अलग अलग नहीं थीं, ये एक साथ मिलकर भविष्य की नीतियों के लिए एक नई और ठोस जमीन तैयार कर रही थीं। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? क्योंकि जब हम इस सूची में आगे बढ़ते हैं और 2016 से 2019 के दौर में आते हैं, तो नीतियां अचानक एक नया मोड़ लेती है देखती हैं। किस तरह का मोड़? मतलब अब सारा फोकस व्यक्तिगत सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा जाल और ग्रामीण भारत की ओर मुड़ जाता है। हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं देखते हैं। हाँ, ये बदलाव बहुत साफ दिखता है। अचानक से 2016 के बाद बीमा, सम्मान निधि और मानधन जैसे कि श्रमयोगी मानधन, इन सब शब्दों की बाढ़ सी आ जाती है। क्या ये इस बात का संकेत है कि ये सिर्फ बुनियादी ढांचा दे देना ही काफी नहीं था? 100%। इसे आप अर्थशास्त्र की भाषा में शॉक एब्जॉर्बर कह सकते हैं। शॉक एब्जॉर्बर जैसे गाड़ियों में होते हैं? बिल्कुल वही। जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जो उबड़-खाबड़ रास्तों और गड्ढों के झटके को सह लेते हैं, वैसे ही आर्थिक विकास के रास्ते में अचानक आने वाली मुसीबतें किसी भी परिवार को तबाह कर सकती हैं। हाँ, ये तो है। आयुष्मान भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ग्लोबल डेटा स्पष्ट रूप से बताता है कि विकासशील देशों में एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ इसलिए वापस गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है क्योंकि परिवार में किसी एक सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। हाँ, एक प्राइवेट अस्पताल का भारी भरकम बिल आता है और एक दिहाड़ी मजदूर या किसी छोटे किसान के परिवार की सालों की सारी आर्थिक प्रगति रातों रात खत्म हो जाती है। उन्हें मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है। ठीक यही बात है। आयुष्मान भारत योजना एक परिवार को गरीबी के उस दुष्चक्र में फंसने से बचाती है। सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी उस बड़े मेडिकल झटके को सोख लेती है। ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है। और अगर आप उज्ज्वला योजना को भी देखें तो वो सिर्फ मुफ्त गैस सिलेंडर देने की कोई साधारण योजना नहीं है। जब एक ग्रामीण महिला लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है तो वो धुएं से होने वाली फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का शिकार होती है। हाँ, और लकड़ी जमा करने में जो मेहनत लगती है वो अलग। बिल्कुल। लकड़ी इकट्ठा करने में उसका जो समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, वो उस समय का इस्तेमाल कोई आर्थिक काम करने या अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने में कर सकती है। यानी उज्ज्वला ने एक साथ स्वास्थ्य और समय दोनों की बचत की। और फिर 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि आती है। इस योजना ने तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या जिसे हम डीबीटी कहते हैं, उसके मॉडल को एक नई ऊंचाई पर ही पहुंचा दिया। हाँ, डीबीटी को थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। ये कोई पारंपरिक कृषि सब्सिडी नहीं है जहां सरकार ने खाद या बीज सस्ता कर दिया हो। तो ये अलग कैसे है? ये सीधे नकद हस्तांतरण है। किसानों के जनधन खातों में सीधा पैसा जाता है। इससे स्थानीय स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार और बिचौलियों का जो पूरा खेल चलता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब ये पाइपलाइन 2014 में जनधन के जरिए बिछाई गई थी। 2019 तक आते आते सरकार ने ये समझ लिया था कि उसका सबसे प्रभावी इस्तेमाल किसानों को सीधे नकद देकर उन्हें झटके से उबारने में किया जा सकता है। एकदम सही। और जो मानधन योजनाएं आईं, जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम योगी मानधन, उनका उद्देश्य भी यही था कि जिस रेहड़ी पटरी वाले या मजदूर की कोई तय सैलरी नहीं है, बुढ़ापे में उसके पास भी एक सुनिश्चित पेंशन का सुरक्षा जाल हो, ताकि कोई पीछे ना छूट जाए। हाँ, ये सारी योजनाएं एक दूसरे से जुड़कर काम कर रही थीं ताकि कोई भी अप्रत्याशित संकट के कारण विकास की इस दौड़ से बाहर ना हो जाए। यहाँ अगर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम 2020 और 2022 के बीच की योजनाओं की लिस्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस पूरी व्यवस्था का मतलब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट? हाँ, मतलब हम अचानक से बहुत सी योजनाओं के नाम के आगे 2.0 या डिजिटल देखने लगते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 आ गई, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, उज्ज्वला योजना 2.0 और अमृत 2.0। ये तो बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के अपडेट जैसा ही है ना। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि जब आप किसी बड़े सिस्टम को पहली बार लागू करते हैं तो पहला चरण हमेशा कवरेज का होता है,
यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। हाँ, वो तो बुनियादी जरूरत है। लेकिन जो दूसरा चरण होता है वो उस कवरेज की क्वालिटी सुधारने का होता है। आप अमृत योजना का ही उदाहरण ले लीजिए। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? हाँ, बिल्कुल वही। पहले चरण में इसका लक्ष्य शहरों में पानी के पाइप और सीवेज लाइनें बिछाना था, लेकिन अमृत 2.0 सिर्फ पाइप बिछाने तक सीमित नहीं है। ये शहरों को वाटर सिक्योर बनाने, गंदे पानी के ट्रीटमेंट और जो पुराने जल स्रोत हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के बारे में है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी तो कुछ ऐसा ही कर रहा है। हाँ, वो कैसे? मतलब अब आपको अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स या पर्चियों की मोटी मोटी फाइलें लेकर अस्पताल दर अस्पताल घूमने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपकी एक डिजिटल आईडी में सेव हो जाता है। बिल्कुल। इससे डॉक्टरों को मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत स्क्रीन पर मिल जाती है। इससे इलाज ज्यादा सटीक होता है और वही टेस्ट बार बार नहीं कराने पड़ते, जिससे पैसे और समय दोनों बचते हैं। सही कहा। और इसी अपग्रेड के दौर में हम 2022 में अग्निपथ योजना भी देखते हैं, जो दशकों पुरानी सैन्य भर्ती प्रक्रिया का आधुनिकीकरण थी, ताकि सेना को ज्यादा युवा और तकनीक सक्षम बनाया जा सके। हाँ, हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण हो रहा था। लेकिन इन सब में मेरी नजर 2021 की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना पर अटक गई है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। अब कागजों पर यह बहुत ही शानदार लगता है कि सरकार के सभी मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आए। लेकिन आपको इसमें क्या समस्या दिखती है? हकीकत में हम सबने देखा है कि हमारे शहरों में एक विभाग नई चमचमाती सड़क बनाता है और अगले ही हफ्ते पानी या ऑप्टिकल फाइबर वाला कोई दूसरा विभाग आकर उसे खोद देता है। क्या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी नौकरशाही के इस अड़ियल रवैये को सच में बदल सकता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि गति शक्ति सिर्फ एक चैट रूम या कोई सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहां मंत्रालय आपस में बस बात करते हैं। तो फिर ये असल में है क्या? इसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मान सकते हैं। जैसे हवा में दो विमानों को टकराने से रोकने के लिए रडार और एक केंद्रीकृत सिस्टम होता है ना, गति शक्ति एक GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित डिजिटल मास्टर प्लान है। अच्छा, मतलब इसमें सैटेलाइट मैपिंग का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। इस प्लेटफॉर्म पर देश के चप्पे चप्पे की 3D मैपिंग उपलब्ध है। अगर रेलवे एक नई लाइन बिछाने का कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो सिस्टम तुरंत बता देगा कि उसी रूट पर अगले साल गैस अथॉरिटी की कौन सी पाइपलाइन प्रस्तावित है या वहां वन विभाग का कौन सा रिजर्व इलाका पड़ता है। अरे वाह, ये तो बहुत एडवांस है। हाँ, और किसी भी प्रोजेक्ट को तब तक डिजिटल क्लियरेंस मिलेगा ही नहीं जब तक कि ये सारे क्लैशेस दूर न हो जाए। ये मंत्रालयों के अलग अलग साइलो या टुकड़ों में काम करने की जो पुरानी मानसिकता थी, उसे तकनीक के जरिए जबरन तोड़ रहा है। ये तो वाकई गेम चेंजर है। मतलब अब सिर्फ काम करना काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना जरूरी हो गया है। और इसी स्मार्टनेस की झलक मुझे 2023 से 2025 के सबसे ताजा दौर में भी दिखती है। आप हालिया योजनाओं की बात कर रहे हैं? हाँ, अब अगर हम इन नई योजनाओं को देखें तो फोकस बिल्कुल ही बदल गया है। जैसे PM विश्वकर्मा योजना जो 2023 में आई, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 2024 में और PM ई-ड्राइव योजना। हाँ, ये बदलाव काफी दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे नीतियां अब सिर्फ आज की रोटी कपड़ा मकान वाली बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर कल के ग्रीन फ्यूचर और सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित हो गई हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जब कोई अर्थव्यवस्था परिपक्व होने लगती है तो उसकी नीतियां कैसी दिखनी चाहिए। जाहिर है वो भविष्य के बारे में सोचेंगी। बिल्कुल। जब आपके पास बैंक खाते, स्वास्थ्य बीमा और राशन की बुनियादी व्यवस्था हो चुकी है, तब आप भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सोच सकते हैं। आप PM सूर्यघर योजना को ही लीजिए। हाँ, जो सोलर पैनल लगाने वाली योजना है। हाँ, पर ये सिर्फ आपकी बिजली का बिल जीरो करने के बारे में नहीं है। ये हर घर को बिजली के कंज्यूमर यानी उपभोक्ता से हटाकर प्रोड्यूसर यानी उत्पादक बनाने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। हर छत एक छोटा पावर ग्रिड बन रही है। वाह, मैंने इसे इस नजरिए से नहीं सोचा था। और ई-ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है ताकि हम पेट्रोल डीजल के भारी आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। ठीक इसी तरह अगर आप PM विश्वकर्मा योजना को देखें तो ये हमारे जो पारंपरिक कारीगर हैं जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, उन्हें आधुनिक टूल किट और ट्रेनिंग देकर आज के ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की कोशिश है। मतलब उन्हें मॉडर्न इकोनॉमी से जोड़ना। हाँ,
शासन अब सिर्फ वर्तमान की आग नहीं बुझा रहा है, वो भविष्य की एक मजबूत इमारत खड़ी कर रहा है। और भविष्य को सुरक्षित करने की ये थीम सिर्फ पर्यावरण या स्किल तक ही सीमित नहीं दिखती। ये हमारी लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी बहुत गहराई से दिखाई देती है। आप एनपीएस वात्सल्य और विद्यालक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही पकड़ा। 2024 में एनपीएस वात्सल्य योजना आती है और 2025 के लिए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का प्रावधान किया गया है। एनपीएस वात्सल्य बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। पहले लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कब करते थे? जब उनकी नौकरी लग जाती थी। हाँ, 25-30 की उम्र में। लेकिन इस योजना से माता पिता अपने बच्चों के एकदम बचपन से ही उनके लिए एक पेंशन फंड या रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना शुरू कर सकते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत का फायदा उठाने का एक बेहतरीन तरीका है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फंड बनेगा। बिल्कुल। और जो विद्यालक्ष्मी योजना है वो होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी या कोलैटरल के लोन उपलब्ध कराती है, ताकि पैसे की कमी किसी भी होनहार बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बहुत ही शानदार कदम है। और अब आते हैं पूरी सूची के सबसे चर्चित और अंतिम पड़ाव पर, एकीकृत पेंशन योजना यानी जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस कहते हैं, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होने जा रही है। ये तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा है। हाँ, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन हमेशा से एक बहुत ही पेचीदा और गर्मा-गर्म बहस का मुद्दा रहा है। एक तरफ पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस थी, जो राजकोष पर बहुत भारी पड़ती थी, और दूसरी तरफ नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस था, जिसमें कर्मचारियों को हमेशा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का डर सताता रहता था। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यूपीएस आखिर इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। ये शायद इस पूरे दशक का सबसे बड़ा वित्तीय और संरचनात्मक फैसला है। इसे समझने के लिए हमें इसके मैकेनिज्म यानी इसके गणित को देखना होगा। तो थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। पुरानी पेंशन योजना में सरकार बिना कोई फंड बनाए अपनी जेब से पेंशन देती थी, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाती थी। एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों अपना अपना योगदान देते थे, लेकिन जो रिटर्न मिलता था वो पूरी तरह बाजार पर निर्भर था, कोई गारंटी नहीं थी। तो यूपीएस ने इसमें क्या नया किया? यूपीएस में सरकार ने बहुत ही चतुराई से एक गणितीय संतुलन बिठाया है। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देंगे, जो वो पहले भी देते थे। ठीक है। लेकिन सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ाकर सीधे 18.5% कर रही है। अच्छा, मतलब सरकार ज्यादा पैसा डाल रही है। हाँ, इस अतिरिक्त फंड की मदद से सिस्टम अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनकी आखिरी सैलरी के 50% हिस्से की एक गारंटीड पेंशन का वादा कर सकता है। मतलब बाजार के गिरने का जो जोखिम था वो सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन बिना सिस्टम को पूरी तरह दिवालिया किए। बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी बात, इसमें महंगाई से बचाव यानी इंडेक्सेशन का भी प्रावधान रखा गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था खोज ली है जो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा भी देती है और देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज के भारी बोझ से भी बचा कर रखती है। वाकई अगर हम थोड़ा पीछे हटकर आज के इस पूरे सफर को देखें तो ये गजब का टाइम लैप्स है। बिल्कुल है। 2014 में हमने एक साधारण जनधन खाता खोलने से शुरुआत की थी। फिर उस खाते के ऊपर आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसे सेफ्टी नेट का पूरा ताना बाना बुना गया। फिर गतिशक्ति और डिजिटल मिशन के जरिए सिस्टम की जो अड़चनें थीं उन्हें दूर किया गया, और आज 2025 तक पहुंचते पहुंचते हम एकीकृत पेंशन और सूर्य घर के जरिए भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित करने की बेहद जटिल व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट विकासवादी प्रक्रिया है। ये सारी योजनाएं अब अलग अलग बिल्कुल नहीं है। मेरी राय में ये एक विशाल और आपस में जुड़े हुए डिजिटल और वित्तीय इकोसिस्टम का हिस्सा बन गई हैं। और इसी इकोसिस्टम से मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं उन सभी श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या विचार? जरा सोचिए, पिछले 1 दशक में सरकार ने आधार, जनधन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, गति शक्ति की सैटेलाइट मैपिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक इतना बड़ा जाल बिछा दिया है। तो क्या आने वाले कुछ सालों में सरकारी योजनाएं हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य हो जाएंगी? अदृश्य? ये सुनने में तो थोड़ा विज्ञान कथा मतलब साइफाई जैसा लग रहा है। मेरा मतलब है कि क्या भविष्य में किसी भी नागरिक को किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत ही ना पड़े? सिस्टम इतना स्मार्ट हो जाए कि वो डेटा के आधार पर खुद ब खुद फैसला ले ले। अच्छा, मतलब प्रोएक्टिव सर्विस। बिल्कुल।
मान लीजिए किसी इलाके में भारी ओलावृष्टि होती है, गति शक्ति और सैटेलाइट डेटा तुरंत उसकी पुष्टि करें, सिस्टम अपने आप फसल बीमा का क्लेम प्रोसेस करे और पीएम किसान के डेटाबेस का इस्तेमाल करके बिना किसान के कुछ भी मांगे मुआवजे का पैसा सीधे उसके जनधन खाते में ट्रांसफर कर दे। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। एक सक्रिय सरकार जो आपके संकट में मदद मांगने से पहले ही आप तक पहुंच जाए। हाँ, या जैसे ही किसी घर में बच्चा पैदा हो, अस्पताल के रिकॉर्ड से ही उसका आयुष्मान और वात्सल्य खाता अपने आप चालू हो जाए। शायद डिजिटल इंडिया का असली और अंतिम लक्ष्य यही है, एक ऐसा सिस्टम जो इतना पारदर्शी और निर्बाध हो कि आपको उसके होने का एहसास ही ना हो। मुझे लगता है तकनीक और नीतियों का ये संगम ही हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमने उस उबाऊ लगने वाले ब्लूप्रिंट के पीछे छिपी पूरी कहानी को डिकोड किया। आप सब इसी तरह नई चीजों पर विचार करते रहें, सिस्टम से सवाल पूछते रहें और इस लगातार बदलते हुए इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते रहें। नमस्कार।